गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। मैं प्रेमचंद सुखवाल RNT PG कॉलेज कपासन में हिंदी व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ और आज मैं आपके सामने एक वीडियो जो है प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उस वीडियो का शीर्षक है रीतिकाल। इस तरह से ट्रैक कर दीजिए। रीतिकाल का प्रारंभ 1700 से 1900 विक्रमी में हुआ था और रीतिकाल में रीति का अर्थ है काव्यांग के अर्थ में हुआ है। ऐसे ग्रंथ जिनमें काव्य के लक्षण एवं उदाहरण दिए गए हैं रीति ग्रंथ कहलाते हैं। अधिकांश कवियों ने रीति निरूपण करते हुए लक्षण ग्रंथ लिखे, अतः इस काल की प्रधान प्रवृत्ति काव्यांग रीति निरूपण को माना जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कालों का नामकरण प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर किया, अतः रीति की प्रधानता के कारण इस काल का नामकरण इन्होंने रीति काल किया है। रीति से उनका तात्पर्य पद्धति या शैली से है। अगला टॉपिक है रीति काल का नामकरण। अनेक विद्वानों ने रीति काल को अनेक नामों से पुकारा है, जैसे अलंकृत काल, मिश्र बंधु ने रीति काल को अलंकृत काल कहा और अलंकृत काल कहने के पीछे उनकी मान्यता ये थी कि रीति काल के अंदर कवियों ने कविता को अलंकृत करने पर बल दिया था, इसीलिए अलंकार की प्रधानता के आधार पर मिश्र बंधु ने रीति काल को अलंकृत काल कहा। दूसरा, रीति काल को रीतिकाल कहने वाले विद्वान हुए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने रीति की प्रधानता के आधार पर रीति काल को रीतिकाल के नाम से पुकारा है। तीसरा है कलाकाल। कलाकाल कहने वाले विद्वान रमाशंकर शुक्ल रसाल हुए हैं। उन्होंने रीतिकाल में कला की प्रधानता के आधार पर रीतिकाल को कलाकाल के नाम से पुकारा है। चौथा है श्रृंगार काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से पुकारा। उनके पीछे उनकी मान्यता ये थी कि इस काल में श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति की प्रधानता थी। सभी कवियों ने श्रृंगार को आधार मान करके, नायिका के नैसर्गिक सौंदर्य को आधार मान करके अपने काव्य का, अपने ग्रंथों का रचना की थी। इसीलिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रीति काल को श्रृंगार काल के नाम से पुकारा है। अगला आता है कि रीति काल का प्रारंभ। रीति काल का प्रारंभ कौन से कवि से हुआ है, रीति काल की समय सीमा क्या रही होगी, इसको लेकर के अपन आगे बात करेंगे। रीति काल का प्रारंभ चिंतामणि द्वारा रचित रसविलास और मतीराम रचित रसराज 1633 ईस्वी से माना जाता है। रीति काल का अंतिम कवि ग्वाल की रचना रसरंग 1853 ईस्वी को माना जाता है। इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि रीति काल का जो प्रारंभिक कवि है वो चिंतामणि है और चिंतामणि का जो ग्रंथ है रसविलास वो रीति काल का प्रथम ग्रंथ माना जाता है और इसका प्रकाशन 1633 ईस्वी में हो गया था। अब अपन रीति काल का वर्गीकरण करते हैं। रीति काल को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, रीतिबद्ध। वे कवि जिन्होंने रीति परंपरा का पालन करते हुए रीति ग्रंथों की रचना की, जैसे चिंतामणि, मतीराम, देव और देशवंत सिंह हैं, रीतिबद्ध कवि कहलाए। कहने का मतलब ये है कि इन कवियों ने रीति की परंपरा का पूर्ण रूप से पालन अपने काव्य के अंदर किया था और रीति परंपरा का पूर्ण रूप से पालन करते हुए इन लोगों ने अपने ग्रंथों की रचना की, अतः ये रीतिबद्ध कवि कहलाए।
दूसरा रीति मुक्त है, वे कवि जो रीति परंपरा से पूरी तरह से मुक्त रहे, जैसे ज्ञानानंद है, बोधा है, आलम और ठाकुर प्रमुख है। रीति मुक्त कवि है ना, ये वह कवि थे जिन्होंने रीति परंपरा का पालन अपने काव्य के अंदर नहीं किया, बल्कि इस रीति परंपरा से पूर्ण रूप से मुक्त होकर के, है ना, अपने मन के, अपने हृदय की भावनाओं को स्वतंत्र रूप से अपने काव्य में प्रस्तुत करने वाले ये कवि हुए थे। तीसरा आता आपका रीति सिद्ध कवि। वह कवि जिन्हें रीति परंपरा की पूरी जानकारी थी, परंतु जानबूझकर उन्होंने इसका प्रयोग अपने काव्य में नहीं किया, रीति सिद्ध कवि कहलाए। जैसे बिहारी। रीति सिद्ध का मतलब होता है कि जिन कवियों को रीति परंपरा की जानकारी तो थी, परंतु उन्होंने जानबूझ करके उस ज्ञान का प्रयोग अपने काव्यों में नहीं किया, वो रीति सिद्ध कवि थे। इसमें बिहारी आता है, और बिहारी जी की एकमात्र रचना आती है बिहारी सतसई। उस बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं। अगला आता है आपका रीति काल की विशेषताएं या रीति काल की प्रवृत्तियां। विशेषताओं को प्रवृत्तियां भी कह सकते हैं। उसमें नंबर 1 आता है रीति निरूपण करना। रीति निरूपण का मतलब होता है कि रीति काल के अधिकांश कवियों ने अपनी काव्य में रीति परंपरा का निर्वहन किया, काव्य गुण लिखे, काव्य लक्षण दिए, और काव्य गुण और लक्षण लिखने के कारण इनके काव्य के अंदर रीति का निरूपण पूर्ण रूप से हुआ है। ऐसे कवियों को हम जो है रीति निरूपक कवि कह सकते हैं, और इसीलिए रीति काल की प्रधान विशेषता रीति निरूपण हो गया। दूसरा है आपका श्रृंगारिकता। और श्रृंगारिकता में क्या है कि रीति काल के जो कवि थे, उन्होंने अपने काव्य में नायिका के नैशिक सौंदर्य का चित्रण किया है। नायिकाओं के हाव भाव है, नायिकाओं का आंगिक सौंदर्य है आदि का चित्रण इन कवियों ने अपने काव्य में किया। और नैशिक सौंदर्य का चित्रण करना इन कवियों की अनिवार्य मतलब शर्त थी। ये उस समय का जो वातावरण था वो दरबारी वातावरण था, और दरबारी वातावरण में रहते हुए इन्होंने अपने आश्रयदाताओं को रिझाने के लिए श्रृंगारिकता का चित्रण बड़े ही मनोरम और बड़े ही कलात्मकता के साथ प्रस्तुत किया था। अलंकारिकता। रीति काल के कवियों ने अपने काव्य में अलंकारों का प्रयोग बहुत ही बड़ा चढ़ा करके किया है। रीति काल के कवि अलंकार से विहीन कविता को कविता नहीं मानते थे। आचार्य केशवदास, जिन्हें हम कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं, केशवदास जी ने कहा कि कोई कविता कितने ही गुणों से, कितने ही विशेषताओं से युक्त क्यों ना हो, परंतु यदि उसमें अलंकार नहीं है तो वो कविता सारे गुणों से संपन्न होने के बाद भी निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं है। उन्होंने एक दोहा दिया, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस संवृत भूषण बिनून विराज ही कविता वनिता और मित। और वो कहना चाहते हैं कि कोई कविता या नारी कितनी ही सुंदर हो, चाहे वो सारे लक्षणों से संपन्न हो, सारे गुणों से संपन्न हो, गौरव वर्ण वाली हो, उच्च कुल में जन्म लेने वाली हो, परंतु वह नायिका आभूषणों से रहित है, तो उस नायिका का कोई मूल्य नहीं है, उस नायिका का सौंदर्य जो है अधूरा रह जाता है। उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि कोई कविता चाहे कितने ही लक्षणों और गुणों से संपन्न क्यों ना हो, अगर उसमें अलंकार नहीं है, अलंकारों से वो रहित है, तो वो कविता कविता नहीं है। आश्रयदाताओं की प्रशंसा। रीतिकाल के अधिकांश कवि किसी न किसी राजा के आश्रय में रहते थे। उनके आश्रय में रह करके वो कवि लोग अपने राजाओं को रिझाने का प्रयत्न करते थे, और जो कवि राजा को रिझाने में सफल होता वो राजा उन कवि को अनेक प्रकार के धन धान्य हैं, मोती माणिक्य हैं, और जागीरें उन्हें दान में देता था।
इसीलिए ये अपने आश्रयदाताओं की झूठी प्रशंसा करते थे, उनका अतिशयोक्ति और अतिरंजनापूर्ण वर्णन अपने काव्य में किया करते थे। तो रीतिकाल की विशेषता क्या हो गई? आश्रयदाताओं की प्रशंसा। अगला है भक्ति और नीति। भक्ति और नीति से हमारा अभिप्राय यह है कि रीतिकाल के कवि यद्यपि श्रृंगारिकता का वर्णन कर रहे थे, आश्रयदाताओं की प्रशंसा कर रहे थे, फिर भी यह मान लेना कि उन कवियों में भक्ति भावना नहीं थी या नीति के भाव नहीं थे, ये बिल्कुल ही निरर्थक होगा। रीतिकाल के कवियों में भक्ति और नीति विद्यमान थी। और भक्ति में बिहारी के दोहों को आप देख लीजिए, बिहारी के दोहों में कृष्ण की भक्ति देखने को मिलती है। उसी प्रकार से गणानंद को देख लीजिए, गणानंद का जब लौकिक प्रेम है, जब उसकी प्रेतमा सुदान उसे छोड़ करके या जब उसके साथ आने से मना कर देती है, तो उसके बाद गणानंद का जो लौकिक प्रेम होता है वो अलौकिक हो जाता है। जो सुजान एक प्रेमिका है, वो सुजान कृष्ण बन जाता है। तो ये कहना कि रीतिकाल के अंदर भक्ति और नीति का पूर्णतः अभाव था, उचित नहीं है। नारी भावना। रीतिकाल की अगली विशेषता है नारी भावना, कि रीतिकाल के कवियों ने अपने काव्य में नारी को लेकर के किस प्रकार का चित्रण किया, इसका पता हमें इस टॉपिक से चलता है। नारी भावना के रीतिकाल के अंदर जितने कवि हुए हैं, उन सभी कवियों ने नायिका के मानसल सौंदर्य का चित्रण किया है। उनके काव्य में नायिका का माता का रूप है, पत्नी का रूप है, एक पतिव्रता का रूप है, बहन का रूप देखने को नहीं मिलेगा। रीतिकाल के कवियों ने नायिका को सिर्फ एक मनोरंजन की वस्तु और भोग्या माना है, और नायिका मनोरंजन की वस्तु मान करके उसका नक्शक चित्रण किया, उसके आंगिक सौंदर्य का चित्रण किया। इसीलिए वो स्त्री के वास्तविक सौंदर्य को नहीं पहचान पाए, और उनकी जो दृष्टि थी वो उनके अंगों तक, उनके रूप लावण्य और उनके नैन नक्श नितंबु तक सिमट करके रह गई। अगली विशेषता है प्रकृति चित्रण। रीतिकाल के कवियों ने प्रकृति का चित्रण उद्दीपन रूप में किया। उद्दीपन का मतलब यह हुआ कि प्रकृति को देख करके रीतिकाल के कवियों के हृदय में विद्यमान या नायक और नायिकाओं के हृदय में विद्यमान प्रेम का जो स्थायी भाव है वो उद्दीप्त हो जाए। तो रीतिकाल के कवियों ने प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण कम किया है, उद्दीपन रूप में प्रकृति का चित्रण अधिक किया है। अगली विशेषता ब्रजभाषा का प्रयोग है। रीतिकाल के अधिकांश कवियों ने अपनी काव्य में ब्रजभाषा का प्रयोग किया। उस समय ब्रजभाषा एक क्षेत्र विशेष की बोली नहीं रह करके संपूर्ण भारतवर्ष में और विशेषकर उत्तर भारत के बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर बोली जाने वाली एक भाषा बन गई। ब्रजभाषा में ही ब्रजभाषा क्षेत्र के कवि ही नहीं, बाहर के कवि भी उस समय रीतिकाल के अंदर ब्रजभाषा के अंदर अपनी काव्य रचना कर रहे थे।